हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो जूनियर क्लर्क का एग्जाम होने वाला है वो सब क्लासेस चल रहे थे आपके, जैसे प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ। साथ ही अलग अलग जो भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है। 25 क्वेश्चंस मैंने आप लोग को करवाए थे। आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे आगे का इसमें। और इसके अलावा रेशियो एनालिसिस पे आप लोग जो बच्चे कह रहे थे कि रेशियो एनालिसिस नहीं समझ में आ रहा है, इसकी एक जगह पर आपको सारे जो भी इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और जो इसके न्यूमेरिकल या क्वेश्चन से बन सकते हैं, तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जरूर से देख लीजिएगा। तो आई शो करते हैं और यहाँ पे 26 क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन इससे पहले बहुत से बच्चे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करिए आप लोग। आई शो करते हैं। ऑडिट फी इज अ पार्ट ऑफ डैश। ऑडिट फीस जो होती है किसका हिस्सा होती है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर कॉस्ट अकाउंटिंग में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो हम वर्कशीट बनाते हैं, जो कॉस्ट शीट बनाते हैं, लागत पत्रक जिसे कहा जाता है, तो कॉस्ट शीट में जो ऑडिट फीस होती है उसे हम किस हेड में दिखाते हैं। वर्क्स ऑन कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी जिसको नहीं अगर आपको पता है या कॉस्ट शीट नहीं याद आ रही है तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है। ऑडिट कब किया जाएगा, जब आप कोई प्रोडक्ट बना लेंगे, कोई भी प्रोडक्ट बना लेंगे, उसकी सारी पैकेजिंग सब कुछ हो चुका होगा। उसके बाद जब उसके आपने रिकॉर्ड सारे तैयार कर लिए होंगे, तब आप उसकी ऑडिट करेंगे और उस पर फीस देंगे। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो जाएगा, प्रशासनिक काम होगा, तो उसी हेड में जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थोड़ा सा डिटेल में उसको समझा करिए कि वो वर्क किस तरह का है, कहाँ पर उसका यूज होना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो चीज कहाँ दिखाई जानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। काउंटिंग हाउस सैलरी इज अ पार्ट ऑफ डैश। काउंटिंग हाउस सैलरी जो है किसका हिस्सा होती है। फैक्ट्री ओवरहेड का, सेलिंग ओवरहेड का, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का। तो काउंटिंग हाउस सैलरी जो है वो किसका हिस्सा होती है, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा होती है। क्योंकि यहाँ पर सैलरी की जब भी बात की जाएगी तो ऑफिस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो होंगे उसी में ही इसको हम शामिल करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया भी हुआ है वेजेस और सैलरी का डिफरेंस। तो सैलरी होती है मंथली होती है, वेजेस जो होता है आपका डेली बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पर जो रीऑर्डर लेवल है या जो आपके मैक्सिमम मिनिमम लेवल होता है उससे रिलेटेड जो किस तरह से क्या फॉर्मूलाज होते हैं, उस सब पर एक वीडियो मैंने आपके इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं उससे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट को जरूर से देख लीजिएगा, तो वहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे फॉर्मूलाज वहां पर एक साथ आपको मिल जाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा उस प्लेलिस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑडिट इज कंपल्सरी इन। लागत अंकेक्षण जो होता है किसके लिए अनिवार्य है। रिटेल बिजनेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, माइंस के लिए, अब इनमें से कोई नहीं। तो कॉस्ट ऑडिट के बारे में मैं आप लोग को पहले भी क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो कॉस्ट ऑडिट जो होता है वो सभी के लिए कंपल्सरी नहीं होता है। इस तरह से आपका ऑडिट कराना, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उसको ऑडिट कराना कंपल्सरी होता है। लेकिन जो कॉस्ट ऑडिट होता है वो कंपल्सरी सिर्फ होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती हैं, जो कि निर्माणी कंपनियां होती हैं, उनके लिए, उन कंपनीज के लिए क्या होता है वो कंपल्सरी होता है, बाकी सभी के लिए कंपल्सरी नहीं होता। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ सर्विस इज। किसी एक उत्पादन अथवा सेवा की मूल लागत की गणना करने की लागत लेखांकन विधि है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है कि अगर किसी एक सर्विस है, किसी प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी एक प्रोडक्ट की, अगर हम किसी एक यूनिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में ये छुपा हुआ है कि किसी एक यूनिट की अगर हम उसकी जो है कॉस्ट क्या आ रही है ये निकाल रहे हैं, तो कौन सी कॉस्ट मेथड का यूज किया जाता है, प्रोसेस का, कॉन्ट्रैक्ट का, यूनिफॉर्म का, या फिर यूनिट कॉस्टिंग का। तो प्रोसेस जो होती है उसमें कई चीजें, कई जो होती हैं एक साथ तैयार होती हैं, कई प्रोसेस से होकर गुजरता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। यूनिफॉर्म समरूप लागत पद्धति। लेकिन यहाँ पर जब यूनिट की बात आ जाती है तो यूनिट कॉस्टिंग का यूज होता है। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। जो कॉस्ट शीट तैयार की जाती है वहां पर आपके टोटल के साथ साथ पर यूनिट भी निकाला जाता है। The ratios which reflect managerial efficiency in handling the assets is। परिसंपत्तियों को संभालने में प्रबंधकीय दक्षता को दर्शाने वाला अनुपात कौन सा होता है। टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो which reflect managerial efficiency, जो मैनेजरियल यानी कि जो मैनेजमेंट है बहुत इफिशिएंसी के साथ अच्छे से काम कर रहा है एसेट को हैंडल करने में,
तो वो किस रेशियो के थ्रू हमको पता चलता है। तो यहाँ पर जो टर्नओवर रेशियोज होते हैं आपके, जिनको एक्टिविटी रेशियो भी बोला जाता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो भी जो मैंने अपलोड करी है वो देख ली होगी, तो वहाँ पर आपको जो है रेशियो एनालिसिस में इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि कौन कौन से रेशियोज इसमें आते हैं। तो वो रेशियोज जो होते हैं, टर्नओवर रेशियोज जो होते हैं, वो बताते हैं हमको कि कितने अच्छे से मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ratios which reveal the final result of the managerial policies and performance is dash। प्रबंधकीय नीतियों और प्रदर्शन के अंतिम परिणाम को प्रकट करने वाले अनुपात हैं। टर्नओवर रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी है, शॉर्ट टर्म जो है या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। इसमें क्या कह रहा है कि मैनेजरियल पॉलिसीज किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट पॉलिसीज बना रहा है वो सही ढंग से परफॉर्म कर पा रही है नहीं कर पा रही है, उसको बताने के लिए जो या उसको रिजल्ट सही ढंग से रिवील कर, फाइनल रिजल्ट को रिवील कर रहा है, वो कौन सा रेशियो होते हैं, तो वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, लाभदायक। यानी कि इसमें आपके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, कितना रिटर्न मिल रहा है, ये सारे रेशियोज इसमें आ जाते हैं। तो वो बताएंगे आपको कि मैनेजरियल पॉलिसीज सही ढंग से काम कर रही हैं। अगर प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, रेशियोज अच्छे हैं, या इस तरह से करेगी परसेंटेज हाई है उनकी, तो वहाँ पर माना जाएगा कि अच्छे से पॉलिसीज परफॉर्म कर रही हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो निवेश है, निवेश का रिटर्न क्या है, टर्नओवर रेशियो में आएगा, शॉर्ट टर्म में आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा, लॉन्ग टर्म में आएगा। तो अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से याद होगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इसको शॉर्ट में ROI भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रेशियो जो है किसके अंतर्गत आता है, किस हेड में जाता है, तो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करिए। आपने अगर देखी है वीडियो अच्छे से, जो रेशियो एनालिसिस अभी मैंने अपलोड करी है, तो वहां पर आपको इसका आंसर पता होगा। चलिए नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कुल लागत का संयोजन होता है। यहाँ पर आपसे पूछा जो टोटल कॉस्ट निकल करके आती है वो उसमें क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, या फिर प्राइम कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर कौन सी चीजें जो होती हैं वो आपकी इसमें ऐड रहती हैं। तो यहाँ पर जो इंग्लिश में है प्राइम कॉस्ट एंड यहाँ पर होगा कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि ये सेम हो जाएंगे आपके, हिंदी में देखिएगा तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसमें आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्हीं को सिर्फ ऐड कर दीजिएगा तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल करके आ जाएगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। बाकी आप देखेंगे क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है तो उसमें प्राइम कॉस्ट नहीं आ रही है, प्राइम कॉस्ट और सेलिंग दे रखा है तो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ प्राइम कॉस्ट दे रखा है। यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ सेल दे रखा है, तो यहाँ पर बीच में कौन सी चीजें रहती है, तो यहाँ पर दोनों चीजें ऐड तो होंगी नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल जो होती है उसमें ऑलरेडी प्राइम कॉस्ट ऐड है, तो यहाँ पर इन दोनों का भी नहीं होगा। तो इसको जो ए ऑप्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी और फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता है और ऑफिस ओवरहेड ये आ जाएगा, और बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है आपका। इफ मशीन आवर्स are 8000 and factory overhead absorption rate per machine hour is 8, then the absorbed factory overheads will be। यदि मशीन घंटे कितने हैं, 8000 है, कारखाना उपरिव्यय अधिशोषित दर प्रति मशीन 8 रुपए है, तो अधिशोषित कारखाना उपरिव्यय होंगे। कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है आपसे कि जो मशीन है, जो मशीन आवर है वो टोटल 8000 के हैं, और जो कारखाना के लिए यूज किया जाता है मशीनरी को, तो वहां पर 8 पर यूनिट जो होता है वो अब्जॉर्व करती है। तो कितना निकल करके फैक्ट्री ओवरहेड हमारे आ रहे हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको नहीं पता होगा कैसे निकालना तो वहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि पर यूनिट के अकॉर्डिंग दे रखा है, टोटल बता रखे हैं कितने यूज हुए, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, 64,000 है, वो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल है आपका। प्राइम कॉस्ट इज 16,000, मटेरियल इज 60% ऑफ लेबर। यहाँ पर आपको लेबर निकालना है। मूल लागत बता दी 16,000 है, सामग्री श्रम का कितने परसेंट है, 60 है। अब आपको निकालना है कि श्रम क्या है। तो प्राइम कॉस्ट हमको पता है, यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं, पीसी कितनी है, 16,000 है। तो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट जो बताई हुई है कि यहाँ पर मटेरियल जो है वो 60% है लेबर का, तो लेबर को अगर हम मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए लेबर हमारा हो गया अगर 60%,
सॉरी 100% मानेंगे यहाँ पर। जो लेबर है हमारा हो गया 100% और जो मटेरियल है वो हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 60% बताया तो ये इसका जो है 60% है, यहाँ पर ये हमारा 60% हो गया। तो ओवरऑल कितना निकल करके आया, 160 आया। तो ये प्राइम कॉस्ट है हमारी कितनी हो गई, ये प्राइम कॉस्ट हमारी हो जाएगी 160%। ये तो कहने का मतलब है जो 16,000 है, क्योंकि ये एक हमारा 100 हो गया, एक हमारा 60 होगा, तो ओवरऑल ये हमारा 160% हो गया। तो अब इसी से हम रख करके निकाल लेंगे। 16,000 अपॉन में आ जाएगा 160 और हमें निकालना क्या है, हमको लेबर निकालना है, तो इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि हमको लेबर की ही वैल्यू निकालनी थी। अब सीधे सीधे क्या होगा, यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 100 आएगा, 100 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में अगर आ गया तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी कि कैसे इसे हम निकालेंगे। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। तो इसका आगे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है और अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। ऐसे एग्जाम में अगर आपके पूछे जाते हैं तो वहां पर आपके ये क्वेश्चन नहीं रहने चाहिए, आपको 100% क्वेश्चन को लगाना है, सॉल्व करना है। ओके, ये एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिलाएंगे बाकी लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी एनालिसिस इज, एबीसी विश्लेषण क्या है। अभी मैं एबीसी विश्लेषण जो होता है वो आपका ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है। तो इसका यूज क्या होता है, मटेरियल कंट्रोल के लिए इसको यूज किया जाता है। अब यहाँ पर कि ये क्या है, तो एन अप्रोच टू प्रॉफिट प्लानिंग, लाभ नियोजन की एक पद्धति है। अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण की एक तकनीक है। अ टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण की है। टेक्निक ऑफ प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, लाभ निर्धारण की है। तो अभी मैंने आपको बताया ही है किसकी टेक्निक है, ये आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल की है। इन्वेंट्री कंट्रोल लिखा हो या मटेरियल कंट्रोल लिखा हो, एक ही मतलब है, इन्वेंट्री कंट्रोल की है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर VED यानी कि वेट एनालिसिस इज यूज फॉर फॉलोइंग। जो वेट है वो विश्लेषण निम्नलिखित के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज करते हैं, रेशो एनालिसिस के लिए, बजटरी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, कैश बजटिंग। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, जो वेट एनालिसिस होता है वो आपका यूज होता है इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए ही। जैसे ABC आपका यूज होता है, वैसे ही वेट एनालिसिस का भी हम इसमें यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो एक चीज और देख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो बी से वाइटल हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मटेरियल जिसको लगाना है आपको प्रोडक्शन करने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाइटल हो जाता है। एसेंशियल में ये होता है कि आवश्यक तो है, लेकिन थोड़ा बहुत आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन वाइटल में बिल्कुल नहीं कर सकते। और डिजायरेबल क्या होता है, आवश्यक है, यानी कि डिजायरेबल में मीन्स यहाँ पर हो जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट, ये नंबर 1 पे ये वाइटल आएगा, फिर एसेंशियल आएगा, फिर डिजायरेबल आ जाएगा। तो एक सीक्वेंस है इसका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following methods of stock valuation result in lower valuation of inventory and lower income when prices are rising? मूल्य वृद्धि के समय कौन सी स्कंद मूल्यांकन पद्धति स्कंद के मूल्यांकन एवं आय को कम दिखाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल्य में वृद्धि, जब प्राइजेस जो होंगे वो क्या हो रहा है, प्राइजेस जो है वो हाई हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वहां पर मूल्य वृद्धि के समय कौन सी जो आपकी स्टॉक वैल्यूएशन का कौन सा मेथड होता है, जिससे कि हमारा जो स्टॉक का मूल्यांकन है, आय है और इनकम है, वो दोनों को ही कम दिखाएगा। तो यहाँ पर फीफो मेथड है, लिफो है, सिंपल एवरेज है, वेटेड एवरेज मेथड है। फीफो क्या होता है, फीफो हो जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मटेरियल पहले आया है वो पहले ही हम निकालते हैं। जैसे कि जो 1 अप्रैल को आया है, सपोज कर लीजिए, और एक आपका 31 अप्रैल को आया है, तो जो पहले हम इशू करेंगे इस स्टोर को 1 अप्रैल वाला करेंगे, वो हो जाती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो में क्या होता है, लिफो में इसका जस्ट अपोजिट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो 31 को आई है, तो जब हम इशू करेंगे तो सबसे पहले इस 31 वाली को इशू करेंगे, वो हो जाता है हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, जब प्राइजेस बढ़ रहे होंगे उस टाइम पर किस मेथड का यूज किया जाता है, तो जो 31 अप्रैल को आ रही है, आपको 1 मई को इशू करना है, तो अगर प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो आप यूज करेंगे किसका, लिफो मेथड का, क्योंकि इस टाइम पर क्या है, ज्यादा में आपने कोई भी मटेरियल खरीदा है, उसको फौरन ही आप इशू करके प्रोडक्ट बना करके अगर सेल करेंगे, तो वहां पर आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो उसको आप निकाल पाएंगे। बाद में क्या है, और भी प्राइजेस हाई हो सकते हैं या प्राइजेस क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, आपका नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, लिफो मेथड का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी अपोजिट सिचुएशन अगर होगी कि प्राइजेस हाई नहीं हो रहे हैं, प्राइजेस कम हो रहे हैं, तो वहां पर हम फीफो मेथड का यूज करते हैं। तो इस चीज में ध्यान रखिए कब कौन सा मेथड यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। द यूज ऑफ लिफो मेथड इज सुटेबल व्हेन प्राइस आर, लिफो विधि का प्रयोग करना तब उपयुक्त होता है जब कीमतें फॉलिंग, राइजिंग, कांस्टेंट इन ऑल ऑफ द अबव कंडीशनों पे, सभी परिस्थितियों। अभी मैंने आपको समझाया ही लिफो फीफो दोनों के बारे में।
LIFO से रिलेटेड पूछ रहा है कि कब हमें यूज करना चाहिए, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री, निम्नलिखित में से कौन जो है वो इन्वेंट्री नहीं है, यानी कि इनमें से कौन जो है वो एक सामग्री नहीं है, सामग्री में शामिल नहीं किया जाता। मशीन को, रॉ मटेरियल को, फिनिश प्रोडक्ट को, कंज्यूमेबल टूल्स को। तो किसको शामिल नहीं किया जाता इन्वेंट्री में? तो यहाँ पर रॉ मटेरियल, फिनिश और कंज्यूमेबल टूल्स, ये तीनों ही आ जाते हैं, इन्वेंट्री का हिस्सा होते हैं। लेकिन जो मशीन्स होती हैं वो आपकी उसमें शामिल नहीं होती, क्योंकि ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही आपकी करंट एसेट है, करंट एसेट में जाएंगी। लेकिन जो मशीन होती है वो आपकी जाती है फिक्स्ड एसेट में, ये इन्वेंट्री नहीं होगी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। The following classes of costs are usually involved in inventory decision except। लागतों के निम्नलिखित वर्ग आमतौर पर इन्वेंट्री निर्णयों में शामिल होते हैं सिवाय कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज, मशीनिंग कॉस्ट। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि लागतों को निम्नलिखित वर्ग आमतौर पर इन्वेंट्री निर्णयों में, यानी कि जो इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, तो उसमें कोई तीन चीजें हैं जो शामिल होंगी और एक चीज उसमें शामिल नहीं होती, वो कौन सी हो जाती है? तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, कैरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज, इन तीनों को ही शामिल किया जाता है जब हम इन्वेंट्री कंट्रोल से या इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजंस को लेते हैं। लेकिन जो मशीनिंग कॉस्ट होती है उसको हम शामिल नहीं करते। फिर वही बात आ जाती है क्योंकि इन्वेंट्री में मशीन को हम शामिल नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। इसी तरह अगर आप EOQ को देखें, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाली जाती है, तो वहां पर भी कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है 2 into R। R क्या हो जाती है? एनुअल रिक्वायरमेंट, जितनी मटेरियल की चाहिए है हमको वो हो जाएगी, इंटू हो जाती है कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, ऑर्डर करने की लागत, ये देखिए दे रखी है, अपॉन आ जाता है कॉस्ट ऑफ कैरिंग, वहन करने की लागत ये आ जाती है। तो यहाँ पर ये हो जाता है EOQ का फॉर्मूला, याद रखिएगा। निकालने का ही एक तरीका होता है, और भी मेथड्स होते हैं, LIFO है, FIFO है, HIFO है। आगे की वीडियोस जो आएंगी उसमें इनको भी हम शामिल करेंगे। यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन। जो बीमा और करों की लागत है इसमें शामिल किया जाता है कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, सेटअप कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंश्योरेंस और टैक्सेस जो होते हैं उसकी जो लागत होती है उसको हम इसमें से किस हेड में शामिल करते हैं, कहाँ पर दिखाते हैं? तो उसे हम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में दिखाते हैं। इन्वेंट्री को ले जाने की या वहन करने की जो लागत होती है, जहाँ पर वेयर हाउस होगा वहां पर आपको जितना भी रॉ मटेरियल होता है उस सबको एक तो आपको नहीं यूज कर लिया जाता ना, धीरे धीरे करके यूज किया जाता है। आप ऑर्डर देते हैं, आपके पास आ जाता है, उसके बाद आप उसको बफर स्टॉक में रखा जाता है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, एवरेज स्टॉक, ये सारे लेवल्स डिसाइड किए जाते हैं। तो कुछ टाइम तक ये क्या होता है आपके पास रहता है, तो तब उसकी कैरिंग कॉस्ट आ जाती है कि उसको रखने की लागत। कुछ स्पेशल आपको हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको कोल्ड स्टोर में ही रखना है, उसके लिए स्पेशल टेम्परेचर की जरूरत है, नीड है, तो आपको वो सारी फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं उसको। तो यहाँ पर क्या रहता है, तो इंश्योरेंस की उसकी जरूरत भी पड़ सकती है, उसको कोई टैक्सेस अगर देने हैं यहाँ के, तो सारी लागतें क्या होती है कैरिंग कॉस्ट का हिस्सा हो जाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका द मिनिमम स्टॉक लेवल इज कैलकुलेटेड एज। न्यूनतम स्टॉक स्तर की गणना आपको यहाँ पर बताए गए फॉर्मूलाज, आपको बताना है मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी मैंने बता दिया कि किस वीडियो में आपको डिटेल में मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पर मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, न्यूनतम स्टॉक स्तर, यहाँ पर फॉर्मूलाज दे रखे हैं, देखते हैं। रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम, ये लीड टाइम भी हो सकता है लिखा हुआ। रीऑर्डर लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम, रीऑर्डर लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम, या फिर रीऑर्डर लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन अपॉन नॉर्मल डिलीवरी टाइम। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए है कि रीऑर्डर लेवल, जो पुनः ऑर्डर करने का जो लेवल हमने डिसाइड किया है उसमें से हम माइनस किससे करेंगे, जो नॉर्मल हमारा एक सामान्य जो हमारा उपभोग है या खपत है, और जितना हमें नॉर्मली टाइम लगता है उसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो वो मिनिमम, यानी इस लेवल तक, मिनिमम स्टॉक के लेवल तक हमको पहुंचने से पहले ही ऑर्डर कर देना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम लेवल यहाँ तक हम कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं कर सकते। मैक्सिमम सपोज कर लेते हैं, जैसे मैक्सिमम लेवल हमारा हो गया 5000 यूनिट्स का और मिनिमम लेवल हो गया हमारा 1000 यूनिट का। तो इस लेवल तक से वो ज्यादा हमको नहीं करना, इसके नीचे आने तक हमको रुकना नहीं है, यहाँ तक जैसे 1000 तक पहुंचेंगे वो दोबारा से ऑर्डर कर देना होता है। तो उसी के लिए रीऑर्डर लेवल निकाला जाता है, वो एक अलग आपका आ जाता है फॉर्मूला।
तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। थोड़ा सा बेसिक से आप समझेंगे तो आपको अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक आंसर है हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल, इनमें से कौन सा इन्वेंट्री नियंत्रण के लिए सही है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हैज मिनिमम टोटल कॉस्ट पर ऑर्डर, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज विद क्वांटिटी पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीजेस विद लो साइज, ऑल द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू रहेगा, लो साइज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इन्वेंट्री कंट्रोल हम कर रहे हैं उसमें के बारे में इसमें से कौन सा पॉइंट है वो सही है, हो सकता है कि नहीं सही हो। क्या कह रहा है पहला वाला कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पर अभी EOQ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, नित्य आदेश मात्रा कहा जाता है इसे, हैज मिनिमम टोटल कॉस्ट पर ऑर्डर, कि अगर हम EOQ के थ्रू जो है ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें सबसे कम कॉस्ट आती है एक ऑर्डर की, बिल्कुल करेक्ट है, नाम ही उसका है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस विद क्वांटिटी पर ऑर्डर, कि हमारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम क्वांटिटी ऑर्डर की बढ़ाएंगे, करेक्ट है। अभी क्या होती है कैरिंग कॉस्ट, वहन लागत, मैंने आपको समझा ही दिया था। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, हमारी लो हो जाएगी, कम होती जाती है जैसे जैसे हम विद लो साइज, हमारा ऑर्डर जो होता है साइज का कम होगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमारी कम होगी, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट करेक्ट हैं, ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इट्स रिसीव्ड इन स्टॉक इज नोन एज, ऑर्डर देने और स्टॉक में आने के बीच की जो समय की अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है? लीड टाइम, कैरिंग टाइम, शॉर्टेज टाइम, ओवर टाइम। तो यहाँ पर अगर आपने किसी चीज का ऑर्डर दे दिया, सपोज कर ले जैसे कि अगर आप अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ऑनलाइन किसी भी ऐप से आपने ऑर्डर दे दिया है, तो आपके ऑर्डर देने से लेकर के आपको ऑर्डर रिसीव होने तक के बीच का जो ये टाइमिंग होती है इसको क्या कहते हैं? तो ये बीच की टाइमिंग कहलाती है लीड टाइम। एक आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फॉर्मूला है, रीऑर्डरिंग लेवल इज कैलकुलेटेड एज, रीऑर्डरिंग स्तर की गणना की जाती है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किस फॉर्मूला क्या होगा उसका, कैसे की जाएगी? मैक्सिमम कंजप्शन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम कंजप्शन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजप्शन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, या फिर मिनिमम कंजप्शन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो यहाँ पर क्या सही फॉर्मूला होता है? तो यहाँ पर सही फॉर्मूला हो जाता है रीऑर्डर लेवल का कि मैक्सिमम कंजप्शन यानी कि अधिकतम खपत दर और गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम अधिकतम रीऑर्डर पीरियड से। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, इसमें फॉर्मूलाज जो होते हैं उसमें कई बार आप देखेंगे तो 2-3 तरह के फॉर्मूलाज भी दे रखे होते हैं, निकालने का अलग अलग तरीके भी बताए होते हैं। तो अगर आप कहीं पर कोई और फॉर्मूला भी देखिएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, इन सब चीजों को निकालने के 2-3 फॉर्मूलाज भी हैं, तो वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एवरेज स्टॉक से रिलेटेड आपका फॉर्मूला आ जाएगा कि एवरेज स्टॉक लेवल कैन बी कैलकुलेटेड एज, यहाँ पर औसत स्टॉक स्तर की गणना की जाती है। तो लगभग जितने भी हैं इंपॉर्टेंट वो सारे हमने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन उसमें पढ़ लिए, तो आपके ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। और 2-3 न्यूमेरिकल जो नेक्स्ट वीडियो में मैं शामिल कर लूंगी, तो आपको कैसे इसको निकाला जाता है वो भी समझ में आ जाएगा। तो एवरेज स्टॉक लेवल कैन बी कैलकुलेटेड, उसका फॉर्मूला क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1.5 ऑफ रीऑर्डर लेवल, या फिर मैक्सिमम, यानी कि बस यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिनिमम दे रखा है, 1.5 होगा, 1.3 होगा, इस हिसाब से आपको निकालना। तो उसमें करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए वाला है कि जो मिनिमम स्टॉक लेवल होता है प्लस कर दिया जाता है रीऑर्डर लेवल का 1.5, तो निकल करके हमारा एवरेज स्टॉक आ जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका न्यूमेरिकल है। यहाँ पर the order cost per order of an inventory is rupees 400 with an annual carrying cost of rupees 10 per unit. The economic order quantity for an annual demand of 2000 units is, यहाँ पर आपको EOQ निकालना है। EOQ निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या होता है, रूट लगाएंगे उसके बाद 2 हो जाएगा, U2 परमानेंट रहना है, आपको उसको एज इट इज लिखना है, यहाँ पर 2 जो रहता है, R हो जाता है एनुअल रिक्वायरमेंट जो कि आपके क्वेश्चन में 2000 दे रखी है, इनटू हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग अपॉन हो जाता है कॉस्ट ऑफ कैरिंग, या कहीं पे कॉस्ट ऑफ होल्डिंग भी लिखा हो सकता है, तो यहाँ पे एच भी लिखा हो सकता है। तो अगर आपसे जो है इसका फॉर्मूला पूछता है यहाँ पे एच लिखा होता है तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, कॉस्ट ऑफ कैरिंग या फिर कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दोनों एक ही होता है। अब इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले
जो भी हमारे पास वैल्यूज थी उनको हम पुट कर लेंगे। रिक्वायरमेंट कितनी है 2000 की लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग क्वेश्चन में आपकी दे रखी है 400 की लिख लेंगे, और हमारी कॉस्ट ऑफ कैरिंग कितनी है 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करिए, 0 से ये आपका 0 चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितने यहाँ पर पहले रूट हो जाएगा, कितने 0 बचे हैं हमारे पास, 3 ये वाले हो जाएंगे और 1 0 ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 हो जाएगा यहाँ पर और 16 आ जाएगा। अब रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम दो दो के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, फिर 1 0 आ जाएगा और 4 का क्या हो जाता है 16 हो जाता है। तो यहाँ पर 400 हमारा क्या हो जाएगा, निकल करके आ जाएगा EOQ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in selective inventory control which method is based on material significance with respect to other materials। चयनात्मक इन्वेंट्री नियंत्रण में कौन सी विधि अन्य सामग्री के संबंध में सामग्री के महत्व पर आधारित है। ABC एनालिसिस, MEP एनालिसिस, FSN एनालिसिस, VED एनालिसिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल की बात होती है, चयनात्मक यानी कि कुछ चीजों में कंट्रोल हम ज्यादा कर रहे हैं, कुछ में कम कर रहे हैं, तो वहां पर कौन सी मेथड का जो होता है ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कौन सा मेथड ज्यादा हमारे लिए जो है यूज करने वाला है, तो वो आपका ABC एनालिसिस कहलाता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें क्या होता है A, B और C, ये 3 तरह की जो होते हैं मटेरियल होती हैं और उनके अलग अलग क्या होते हैं यूजर्स होते हैं। तो कौन सा ज्यादा है, तो कुछ मटेरियल ऐसे होता है जिसका आप यूज 75% कर रहे होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है। कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसका यूज जो होता है आप सिर्फ जो है 10% 15% कर रहे हैं लेकिन उनकी कॉस्ट ना बहुत ज्यादा आती है। तो सबको अलग अलग अकॉर्डिंगली क्या होता है कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आप लोग के ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। इस पूरी सीरीज को देखिएगा, आपके एग्जाम तक काफी हेल्पफुल रहेगी ये। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी सीरीज बहुत जल्दी मैं स्टार्ट कर दूंगी, जिससे कि आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाए और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाए एग्जाम के लिए। और किसी भी टॉपिक को आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ, उस टॉपिक का नाम मुझे कमेंट कर दीजिए, तो स्पेशली उस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगी, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।